हेलो दोस्तों, ये आज की आंसर की है और आंसर की जो है बी सीरीज़ है। आंसर की जो क्वेश्चन पेपर है बी सीरीज़ का है और ये थर्ड पेपर का आपकी आंसर की है। तो इसके जितने भी आपने आंसर दिए होंगे आप उनसे मैच कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है थर्ड पेपर का 11 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका है कि ब्लॉक स्तर एवं न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक प्रशासन व्यवस्था के लिए कौन विभाग होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी दिया है BRC एवं न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर यानी NPRC, तो ऑप्शन नंबर सी 1 का सही हो जाएगा। अगला है कि NCERT की प्रमुख इकाइयाँ कौन सी हैं। तो उसमें से होता है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, केंद्रीय शैक्षिक प्राविधिक संस्थान, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। तो उक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीनों सही हो जाएंगे। उसके बाद दिया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया। तो 1972 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर बेसिक एजुकेशन काउंसिल वाज फॉर्म, तो 1972 में किया गया था। और इसके बाद दिया है कि ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर शिक्षा अधिकारी के प्रशासनिक कार्य क्या हैं। तो नियोजन भी है, आयोजन भी है और अभिलेखीकरण, तो यानी उपरोक्त सभी जो है ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर शिक्षा अधिकारी के प्रशासनिक कार्य हैं। तो इसका उत्तर जो है डी नंबर सही हो जाएगा। और अगला है कि आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद के क्या कार्य हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जिनमें से है शिक्षा प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देना, कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकों का लेखन व निर्माण और अंग्रेजी पाठ्यक्रम का निर्माण। तो ये आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद के कार्य हैं। तो ये सभी, तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आप मैच करते रहें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, तो आपको हम आंसर की प्रोवाइड करवा देंगे। इसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, ये बी सीरीज़ है, आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे। बी सीरीज़ है क्वेश्चन पेपर की। तो उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला की स्थापना किस वर्ष किस शहर में की गई। तो 1947 में इलाहाबाद में की गई। तो 1947 इलाहाबाद, बी सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ व किस वर्ष की गई। तो 1999 में इलाहाबाद में की गई। तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के शैक्षिक प्रशासन के क्या कार्य हैं। तो उक्त सभी कथन क्या है, सत्य है। तो कौन कौन से कार्य हैं। तो गुणात्मक शिक्षा विकसित करना, शैक्षिक सम्मेलनों को संचालित व क्रियान्वित करना और शैक्षिक परियोजना की व्यवस्था करना। तो उपरोक्त डी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान के क्या कार्य हैं। तो उक्त सभी कथन क्या है, सही है। जिनमें से क्या कार्य हैं, प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन, प्रदत्तों का एकीकरण सर्वेक्षण, नए शैक्षिक सुझाव की एकीकरण व अनुसंधान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या सभी कथन, उपरोक्त सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इसका है दिया है कि राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो वो राज्य हिंदी संस्थान शिक्षा संस्थान वो लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश में किस वर्ष स्थापना की गई थी। यानी कि NCERT यानी राज्य नहीं, NCERT नहीं, एस से होगा। SCERT की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई थी। तो 1981 में की गई थी। 1981 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आप देख लेना, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा, तो ये बी नंबर जो ऑप्शन है वो 1981 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में कितने विभाग सम्मिलित हैं। कितने विभाग सम्मिलित हैं। तो आप 11 विभाग सम्मिलित हैं। दो शिशु प्रशिक्षण और 65 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान और 2 राजकीय शिक्षा विद्यालय, यानी कि सी नंबर इसका जो है वो सही है। यानी कि 11 विभाग है जिनमें से 2 शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैं और ये हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर दिया है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की जो स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो 1987-88 में की गई थी। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। और अगला है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है दोस्तों, आप थोड़ा समझ लेंगे। तो आप क्वेश्चन अपनी क्वेश्चन पेपर में देखते रहिए, समझते रहिए। तो जो दिया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो उक्त सभी कथन सत्य हैं जिनमें क्या है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास
योजना में प्राप्त सामग्री का उचित रखरखाव, विज्ञान, गणित, भूगोल विषयों के कठिन सामग्रियों का उचित प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए, यानी कि तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। और अगला क्वेश्चन दिया है कि 15 नंबर दिया है कि उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई। तो उत्तर प्रदेश के सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद पंजीकरण किस वर्ष में किया गया। तो मई, ऑप्शन नंबर बी मई दिया है, 1993 दिया है, 1993 दिया है, तो मई 1993 था ऑप्शन नंबर बी जो सही हो जाएगा। बी सीरीज है, आप इसको थोड़ा क्लियर करते रहना। बी सीरीज का 1993 मई 1993 बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 20 नंबर है कि पत्राचार हिंदी संस्थान इलाहाबाद द्वारा माध्यमिक शिक्षा के विज्ञान वर्ग का पाठ्यक्रम में किन विषयों को स्थान दिया गया। तो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं कि विच सब्जेक्ट हैव बीन गिवन प्लेस इन द सिलेबस ऑफ सेकेंडरी लेवल साइंस क्लास बाई द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस पत्राचार एजुकेशन इलाहाबाद। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ। तो ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एकेडमिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में की गई है। तो किस वर्ष की गई, तो इन विच ईयर एकेडमिक स्टाफ कॉलेज वाज इस्टेब्लिश। तो 1987, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का जो है 1987 ये सही ऑप्शन है इसका। और 22 नंबर दिया है कि एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में ओरिएंटेशन एवं रिफ्रेशर कार्यक्रमों की समय अवधि कितनी निर्धारित की गई है। तो 144 घंटे 4 सप्ताह, यानी कि हाउ मच टाइम पीरियड इज फिक्स्ड फॉर ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर प्रोग्रामर एट एकेडमिक स्टाफ कॉलेज। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है 144 आवर्स और 4 वीक जो दिया है ये इसका सही हो जाएगा। अगला दिया है 23 नंबर दिया है कि प्रशासन दृष्टि से विश्वविद्यालयों के कितने और कौन प्रकार बताए गए हैं। यानी कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हाउ मेनी एंड व्हाट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज आर मेंशन। तो कितनी है, तो 4 रेसिडेंशियल, सेंट्रल और ओपन यूनिवर्सिटी, यानी कि आवासीय, केंद्रीय, राज्य मुक्त विश्वविद्यालय। तो ये 4 जो हैं, यानी रेसिडेंशियल, सेंट्रल, स्टेट और ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये 4 प्रकार की यूनिवर्सिटी बताई गई हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि क्वेश्चन नंबर ये इसके बाद क्या है 23 के बाद आ जाएगा, मिस्टेक हो गया क्या, कहाँ चला गया, चलिए देख लेते। 38 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रशासन का प्रबंधन में मुख्य कार्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्यों व नीतियों का निर्धारण करना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर आप देख लेंगे इसको थोड़ा। 38 नंबर दिया है कि प्रशासन का प्रबंधन में मुख्य कार्य क्या है। तो ऑप्शन ए है, मुख्य उद्देश्यों व नीतियों का निर्धारण करना, ये सही रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रबंधन के मुख्य आधुनिक कार्य क्या हैं। तो प्रबंधन के मुख्य आधुनिक कार्य जो है उक्त सभी हैं, जिनमें है व्यक्तियों का विकास करना, ज्ञान का विकास करना, सृजनता, समय प्रबंधन। तो उपरोक्त सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निर्देशन प्रक्रिया के मुख्य स्तर कौन है। तो उक्त सभी हमने ये क्वेश्चन करवाया था कि निर्देशन प्रक्रिया मुख्य स्तर कौन है। पर्यवेक्षण, संप्रेषण और अभिप्रेरणा योग नेतृत्व होता है। और शैक्षिक प्रबंधन के महत्वपूर्ण तथ्यों में कौन सा तथ्य भिन्न है। तो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन इसका डी होगा, यानी कि प्रबंधन प्रक्रिया में भेदभावपूर्ण व्यवहार। ये भी हमने क्वेश्चन करवाया था कि शैक्षिक प्रबंधन के महत्वपूर्ण तथ्यों में कौन सा तथ्य हैं, कौन कौन से तथ्य होते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें ये भी था, प्रबंधन प्रक्रिया में भेदभावपूर्ण व्यवहार, ये भी था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फिर दिया है कि 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय समिति स्थापना किस वर्ष की गई। तो 1976 में की गई। तो यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नई शिक्षा नीति को किस वर्ष अंतिम रूप दिया गया। नई शिक्षा नीति को किस वर्ष अंतिम रूप दिया गया। तो 1986 में अंतिम रूप दिया गया, यानी कि 1984 में इसके लिए समिति गठित की गई थी और 1986 में जो है इसको किया गया था, अंतिम रूप दिया गया था। और परिवर्तित करके 1992 में शायद परिवर्तित करके इसको लागू किया गया था। अगला है कि नई शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषता क्या थी। नई शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषता क्या थी कि संविधान सिद्धांतों पर आधारित शिक्षा, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य और सद्भाव की शिक्षा, यानी तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, डी सही इसका सही हो जाएगा। अगला है कि पुनर्संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो दोबारा हमने अभी बात की है कि जो पुनर्संशोधित की गई थी, तो उसके जो अध्यक्ष थे समिति के 1992 में, तो जनार्दन रेड्डी थे। तो जनार्दन रेड्डी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के प्रमुख अंग क्या हैं।
तो विद्यालय प्रबंधन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? निर्देशन, संगठन और पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं समन्वय, रिपोर्ट तैयार करना, बजट बनाना। तो ये सभी तो हमने ये भी क्वेश्चन हमने बताया था। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि विद्यालय प्रबंधन में छात्रों की किस आवश्यकता पर अधिक बल दिया जाता है? ये भी क्वेश्चन हमने करवाया था। तो जिनमें था क्या, उनकी शारीरिक, बौद्धिक, क्रियात्मक विकास और शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक व सांस्कृतिक विकास, व्यक्तित्व, मनोवृत्तियों का विकास। तो इसका जो डी होगा ऑप्शन वो सही होगा, यानी कि सारी जो है इन पर सभी पर बल दिया जाता है जितने ऑप्शन दिए हैं। अगला है कि 7 नंबर हो गया, 48 नंबर हो जाएगा कि विद्यालय परिसर की साज सज्जा में छात्र के लिए क्या अधिक लाभदायक है? तो भौतिक संसाधन और पुस्तकालय में अधिक से अधिक पुस्तकों का संग्रह, विद्यालय भवन में पेड़ पौधे, बागवानी, फूल पौधे और वृक्षारोपण। तो उपरोक्त क्या है सभी, यानी कि इंग्लिश में पढ़ देते हो। दिया है व्हाट इज़ दी मोर बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट इन दी डेकोरेशन ऑफ स्कूल प्रेमिसीज। तो जिसमें से ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी एबो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कक्षा प्रबंधन के मुख्य कितने घटक होते हैं? तो हमने बताया था कि 3 होते हैं। हमने ये क्वेश्चन करवाया था कक्षा घटक के मुख्य 3 घटक होते हैं, जिनमें होता है शिक्षक और छात्र और उसके बाद होता है पाठ्यक्रम। तो ये 3 घटक होते हैं। तो अगर इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और फिर अगला दिया है कक्षा प्रबंधन के कितने सिद्धांत होते हैं? तो 4 होते हैं। सिद्धांत कितने होते हैं? 4 सिद्धांत होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 51 नंबर है, नेतृत्व की अवधारणा क्या है? तो नेतृत्व की अवधारणा है समाज की प्रतिष्ठा व शक्ति को केंद्रित करते हुए गौरवपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करने, नेतृत्व की अवधारणा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और नेतृत्व का अर्थ क्या है? तो नेतृत्व का अर्थ है इसमें इन सभी में जो है उचित जो है सबसे ज़्यादा तो सी नंबर है। तो सी नंबर सही हो जाएगा। संगठन को प्रेरित कर विकसित करना, संगठन को प्रेरित कर उसको विकसित करना है, उसका विकास करना है, यानी मोटिवेटिंग एंड डेवलपिंग दी ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है 53 दिया है कि इस कथन को किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है कि नेतृत्व लक्ष्य निर्धारण तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए संगठन समूह की क्रियाओं को प्रभावित करने की क्रिया है। तो किसने कहा? तो स्टॉग डिल ने कहा। तो ये भी हमने परिभाषा करवाई थी। तो ये परिभाषा अभी हमने करवाई थी, तो स्टॉग डिल ने कहा है। अगला क्वेश्चन, मैरी पार्कर फॉलेट ने नेतृत्व के कितने प्रकार बताए? तो 3 प्रकार बताए। तो हमने ये भी क्वेश्चन करवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने बताया था। तो 3 प्रकार होते हैं मैरी पार्कर फॉलेट के अनुसार नेतृत्व के, लीडरशिप के। तो अगला क्वेश्चन 55 नंबर दिया है कि मानव संरचनात्मक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक नेतृत्व किस शिक्षा शास्त्री ने अधिक बल दिया है? तो वाई.सी. चेंग ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका डी हो जाएगा। और अगला दिया है कि एक अच्छे नेता के मुख्य कार्य क्या हैं? उद्देश्य निर्धारण, विशेषज्ञ, नियोजन, प्रशासनिक कार्य, निर्णय में सहभागिता है। उपरोक्त सभी ये हमने करवाया था। ये सभी क्या है? नेता के, एक अच्छे नेता के गुण हैं। उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। और नेतृत्व की विशेषताएं क्या हैं? बहुत सारे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन हैं। अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत सारे उत्तर आपको ऐसे मिल जाएंगे कि एक नेतृत्व की विशेषताएं क्या होती हैं। तो एक आदर्श आचरण हो, यथार्थवादी दृष्टिकोण हो, बहुत प्रेरणा की प्रक्रिया हो। तो उपरोक्त सभी तो आपको पता ही चल जाएगा, उपरोक्त सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगर कॉमन सेंस भी यूज करेंगे तो अगर लगभग आपके 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं कॉमन सेंस से रिलेटेड आते हैं। अगर कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आपके 10-15 क्वेश्चन ऐसे ही आपके सॉल्व हो जाएंगे, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। और अगला है प्रभावहीन शैली कौन है? तो आधिकारिक शैली जो है प्रभावहीन शैली है। आधिकारिक शैली प्रभावहीन शैली है। तो ये इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक असफल नेता में कौन गुण होता है? तो हमें ये भी क्वेश्चन हमने करवाया था। तो देखो, अगर कॉमन सेंस भी यूज करेंगे तो एक असफल नेता में क्या, एक असफल नेता में आदर्श व्यक्तित्व तो कभी होगा ही नहीं, और आत्मनिश्चय ये भी नहीं होगा, और प्रेरक गुण असफल नेता में होता ही नहीं है। तो आप कॉमन सेंस यूज करेंगे तो भेदभावपूर्ण व्यवहार आ जाएगा कि तो एक असफल नेता में कौन सा गुण होता है? तो भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है। यानी कि एक अगर सफल नेता देखा जाए तो उसमें भेदभावपूर्ण व्यवहार होगा ही नहीं। और जबकि सफल नेता में क्या होगा? आदर्श व्यक्ति होगा, आत्मनिश्चय होगा, आदर्श व्यक्तित्व होगा और प्रेरक गुण होंगे। तो आप कॉमन सेंस यूज करके बता सकते हैं कि एक असफल नेता में कौन सा गुण होता है। अगला है कि नेतृत्व प्रक्रिया के मूल्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है? तो एक नेतृत्व प्रक्रिया मुख्य कार्य क्या है? तो इसमें भी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रियाओं का एकीकरण करना, ये भी नेतृत्व प्रक्रिया का कार्य है। व्यक्तियों व कार्यों में पारस्परिक समायोजन, ये भी कॉमन सेंस का टॉपिक है। और नवीन युक्तियों, प्रयोगों और सुधारों का प्रारंभ। तो उक्त सभी, यानी कि ये सभी कॉमन सेंस का क्वेश्चन ही बहुत था, बहुत अच्छे से अगर कॉमन सेंस यूज करते तो ये सॉल्व हो जाता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नेतृत्व मूल्यांकन में कौन सा साधन नहीं होना चाहिए? यानी नेतृत्व के मूल्यांकन में कौन सा साधन नहीं होना चाहिए? तो आपका जो ऑप्शन दिए हैं, दिया है प्रारंभिक संरचना,
विचारशीलता, दल के सदस्यों को प्रेरित ना करना और बौद्धिक उच्च स्तर। तो ये भी कॉमन सेंस है, आप यूज करेंगे। नेतृत्व मूल्यांकन में क्या क्या नहीं देखा जाना चाहिए, तो दल के सदस्यों को प्रेरित न करना, ये नेतृत्व का कोई भी साधन नहीं है कि इसका मूल्यांकन में कौन सा साधन नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा होना नहीं चाहिए कि सभी को प्रेरित करना चाहिए, जबकि तो ये सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दिया है कि गुण व्यवहारवादी आकस्मिकता नेतृत्व क्या है। गुण जो है व्यवहारवादी आकस्मिकता नेतृत्व का क्या है, तो आप क्या बताएंगे, तो ये सिद्धांत है। ये क्या है, सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। व्हाट आर द क्वालिटी बिहेवियरल कॉन्टीजेंसी ऑफ लीडरशिप, तो प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 63 है कि किसने नेतृत्व के व्यवहार के मुख्य कार्य क्रेंच एवं क्रिचफील्ड ने बताए हैं। कितने बताए हैं, तो 12 बताए हैं, 12। ऑप्शन नंबर डी 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आकस्मिकता सिद्धांत किस विद्वान ने बताया है, तो फ्रिज फीडियर, ये हमने क्वेश्चन बताया था कि आकस्मिकता का सिद्धांत किस विद्वान ने बताया, तो ये भी हमने करवाया था। फ्रेंच फीडियर फिफ्नर शायद हमने बताया था, क्या था, फीडियर है जो भी है, लेकिन ये हमने क्वेश्चन बताया था। तो आप इसको आप चाहे पिछला वीडियो चेक कर सकते हैं, तो ये भी क्वेश्चन जो है हमारे वीडियो से पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संप्रेषण की कौन सी विशेषता भिन्न है। तो संप्रेषण की कौन सी विशेषता भिन्न है, तो पारस्परिक संबंध स्थापित करना या दोनों वर्गों में कोई संबंध स्थापित नहीं करना, तो या प्रक्रिया उद्देश्य को पूर्ण करने की क्रिया है, तो सभी कथन असत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि वाड़ी चक्षु यानी मुख्य मुद्राएं में स्पर्श संपर्क किस प्रकार के संप्रेषण हैं, तो प्रत्यक्ष संप्रेषण। हमने बात की थी कि प्रत्यक्ष संप्रेषण क्या होता है, प्रत्यक्ष संप्रेषण होता क्या है, तो ये हमने बात की, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत कौन सा है, तो अभिप्रेरणा, केंद्रीकरण, सहायक वातावरण, ये संप्रेषण के मुख्य सिद्धांत हैं। इसकी भी हमने बात की थी, तो ये भी क्वेश्चन हमारे ही वीडियो से आया, हमारे वीडियो से भी फंसा है। तो अगला है कि संप्रेषण में आने वाली बाधाएं हैं, तो ये भी हमने बात की थी, कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, जिनमें से भौतिक बाधाएं, भाषाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं और पृष्ठभूमि की बाधाएं। तो उक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर हो जाएगा, उक्त सभी इसके सही हो जाएंगे। अगला निम्न कथनों में से किस कथन में संप्रेषण की बाधा दूर करने का उपाय उचित नहीं है, तो संप्रेषण प्रक्रिया का न होना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर दिया है कि शैक्षिक प्रशासन में कौन सा तत्व प्रमुख है, तो उद्देश्यों की पूर्ति भी है, मनुष्य या सामग्री की उचित व्यवस्था, उचित निर्देशन, तो उक्त सभी जो है क्या शैक्षिक प्रशासन में प्रमुख तत्व है। तो दोस्तों हमने 75 क्वेश्चन तक कवर किया है, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो हम अगली वीडियो में कवर कर देंगे। अभी हमें चेक करना है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और इसके बाद अगले वीडियो जो अगला पेपर है 4th पेपर, उसके लिए हम बहुत अच्छा आपके लिए मटेरियल लाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और रिवाइज करते रहिए। आप कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करते रहिए, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसके कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कीजिए, तभी आपका जो पेपर बहुत अच्छा जाएगा।